हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नए कोरियन ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है व्हेन द फॉलिंग्स। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम एक चमचमाती कार को देखते हैं जो एक पार्टी में आकर रुकी है और उस कार से एक लड़का बाहर आता है सूट बूट पहने। और ये हमारा मेन लीड साउन होता है। जहाँ पार्टी में सभी लड़कियां बातें करने लगते हैं कि ये सूट में बहुत हैंडसम लग रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि साउन किसी का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है और ये हमारी फीमेल लीड हिजू होती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहाँ हिजू साउन के पास आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ दूसरे लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं जो सुन हिजू नर्वस हो जाती है। तब साउन उसे समझाता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तुम, लेकिन ये याद रखो हमारे बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और ना ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में। फिर वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। फिर हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ हमें न्यूज चैनल शो दिखाया जाता है जहाँ यूरी सबको आज के न्यूज के बारे में बता रही होती है और वहीं पे हिजू भी होती है जो इशारों में यूरी की बातों को सबको बता रही होती है ताकि जो लोग नहीं सुन सकते उन्हें भी इसकी बातें पता चले। और हमें पता चलता है कि हिजू बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। तभी वहाँ न्यूज चैनल का एम्प्लॉय आकर न्यूज डायरेक्टर को बताता है कि किडनैपिंग इंसिडेंट पे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। फिर हम प्रेसिडेंट ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स इसी का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम यूरी को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस से न्यूज आने वाला है। जो सुन यूरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से साउंड बोलने वाला होता है और यूरी उसकी फैन है। जहाँ हिजू को बताया जाता है कि उसका काम खत्म हो गया, वो जा सकती है। फिर हम प्रेसिडेंट ऑफिस को देखते हैं जहाँ साउन आ जाता है और साउन एक स्पोक्स पर्सन है जिसका मतलब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से बोलता है। जहाँ ये सब कुछ हिजू देख रही होती है। जहाँ साउन बताता है कि गुंडों ने हमारे लोगों को किडनैप किया है और वो लोग उन्हें छोड़ने के लिए हमसे बहुत सारे फिरौती मांग रहे हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हुई और गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि उन गुंडों की किसी भी बातों को नहीं माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कोरिया के लोगों से वादा करती है कि वो लोग अपनी जी जान लगा देंगे अपने देश के लोगों को बचाने के लिए। जो सुन हिजू साउंड पे हंसती है और उसे मिडिल फिंगर दिखा न्यूज चैनल ऑफिस से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि साउंड का कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है और वहां से जाते हुए वो अपने कलीग से आज के सारे न्यूज हेडलाइंस को चेक करने को कहता है ताकि गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है इन्हें भी पता चल सके। फिर वो सब अपने अपने ऑफिस में आ जाते हैं। फिर हम हिजू को देखते हैं जो अपनी सास के साथ मीटिंग में होती है जहाँ उसकी सासू से अपना काम छोड़ने को कहती है। फिर वो कहती है तुम्हें पता ही होगा अगले महीने इलेक्शन शुरू होने वाला है, तब तुम्हें अब से उसे सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ वहीं पे हिजू की माँ भी होती है और वो हिजू की सास का पूरा साथ दे रही होती है। फिर हम हिजू को उसकी कार में देखते हैं जहाँ बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जहाँ हिजू बहुत सैड होती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है जहाँ हिजू रास्ते में होती है और वो रेडियो चालू करती है लेकिन उसका रेडियो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तब वो उसे बंद कर देती है। अभी हम देखते हैं कि उसकी कार भी खुद ब खुद इधर उधर हरकतें कर रही होती है जहाँ उसका ब्रेक भी काम नहीं कर रहा होता है और कार बहुत स्पीड में होती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने मोबाइल में हिजू की कार की लोकेशन देख रहा होता है, वो भी कार को हैक करके। इधर हिजू की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी कार सही से काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके कार को रोड के बीच में रोक देती है। फिर वो कार से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन कार का दरवाजा पूरी तरह से लॉक होता है। तभी हिजू देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने अपनी पहचान छुपाई हुई है मास्क पहनकर और वो हिजू की तरफ आने लगता है। तभी हिजू की कार का दरवाजा अनलॉक हो जाता है। फिर सीन साउंड पे आ जाता है जो अपने काम में बिजी होता है। तभी उसके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उन्हें लगता है कि ये कॉल अमेरिका से आ रहा है जिसकी वजह से साउंड इस कॉल को पिक करता है, लेकिन ये कॉल किडनैपर का होता है। जहाँ किडनैपर कहता है आखिरकार मैं साउंड से बात कर रहा हूँ। तभी किडनैपर साउंड से कहता है अब मैं तुम्हारी पत्नी को मारने वाला हूँ। जो सुन साउंड नर्वस हो जाता है तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर साउंड अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर स्विच ऑन करता है और घर पे कॉल करके हिजू के बारे में पता करता है। साउंड से पता चलता है कि डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए थे। फिर साउंड अपने कलीग मिस्टर टांग से उस नंबर को ट्रेस करने को कहता है जिससे उसे कॉल आया था। फिर हम देखते हैं कि किडनैपर साउंड को
दोबारा कॉल करता है। तब साउंड कहता है क्या वो मर गई? तुमने बोला था तुम उसे मार दोगे। क्या तुम जानते भी हो मेरी पत्नी कौन है? तब किडनैपर कहता है भूल कर भी कॉल मत काटना, मैंने तुम्हारी पत्नी की गर्दन पे चाकू रखा है, अगर कॉल काटे तो वो ऊपर जाएगी। तो साउंड कहता है सिर्फ बातें मत किया करो, काम भी किया करो, मार कर दिखाओ। तो किडनैपर कहता है इतनी जल्दी नहीं, पहले पैसे तो मांग लूं। जहाँ किडनैपर ये सारी बातें लाउड स्पीकर पे कर रहा होता है और ये सब कुछ हीजू सुन रही होती है। जहाँ साउंड बोल रहा होता है कि तुम भले ही कितना भी रुपया मांग लो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, और कॉल काट देता है। जहाँ हीजू ये सब कुछ सुन रही होती है लेकिन वो बहुत डरी होती है। फिर किडनैपर साउंड के कॉल काटने की वजह से एक रस्सी से हीजू की गर्दन दबाने लगता है, लेकिन कुछ समय दबाने के बाद वो उसे छोड़ देता है और फिर से साउंड को कॉल करता है, लेकिन साउंड उसका फोन नहीं उठाता है। फिर वो अपना मोबाइल हीजू को दिखाते हुए कहता है तुम्हें पता है इस मोबाइल से सिर्फ साउंड को कॉल लग सकता है और इससे आवाज भी बदला जा सकता है, जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ, और इसी मोबाइल से मैंने तुम्हारे कार को कंट्रोल किया था और इसके नेटवर्क को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता जब तक 10 मिनट के ऊपर बात ना हो। तभी साउंड फोन उठा लेता है, लेकिन वो उसका कलीग होता है। तब साउंड किडनैपर से बात करने लगता है और कहता है सुन ले कमीने, मैंने तुझसे बोला था कॉल नहीं करने को। तो किडनैपर कहता है मैंने भी बोला था मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तो साउंड कहता है जल्दी से उसे मार दो और उसके लाश के साथ मुझे कॉल करना, और फोन काट देता है। जहाँ ये सब कुछ सुनकर हीजू पूरी टूट गई थी, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इधर साउंड को कलीग से पता चलता है कि किडनैपर आपसे बात करना चाहते हैं। इधर हीजू पूरी इमोशनलेस हो गई थी और अपने कार को पूरे स्पीड में ड्राइव कर रही होती है। तभी आगे ब्रेकर आ जाता है और उनकी कार हवा में खिल जाती है। यहाँ उनकी कार को कुछ नहीं होता लेकिन किडनैपर बेहोश हो जाता है। इधर हमें पता चलता है कि किडनैपर्स ने वादा किया है कि वो लोग सारे कोरियंस को छोड़ देंगे। फिर हम शाम को उसकी कार में देखते हैं, फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की नहा रही होती है। फिर वो बाथरूम से निकल कर टॉवल उठाती है और टॉवल लपेट कर मिरर के सामने आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो हीजू है। जहाँ हीजू अपने घाव को देखती है जो किडनैपर से ही से मिले होते हैं, फिर वो उन पे प्लस लगाती है। इधर साउंड भी घर आ जाता है और हम देखते हैं कि हीजू खाना बना रही होती है। तभी वहाँ साउंड आ जाता है और वो बहुत बेचैन होता है, ये हमें देखकर ही पता चल जाता है। लेकिन वो हीजू से कहता है तुम तो जिंदा हो, और वो पूरी बात हीजू को बताता है, लेकिन हीजू चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। तभी साउंड को उसके कलीग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग इस नंबर को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसे ट्रैक अभी किया जा सकता है जब बात 10 मिनट के ऊपर हो। जहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें हीजू सुन रही होती है। फिर साउंड अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ वो अपने कलीग से कुछ गार्ड को हायर करने को कहता है ताकि वो लोग हीजू की सुरक्षा कर सकें। फिर वो अपने कलीग से साइन लैंग्वेज बताने वाली के बारे में पूछता है क्योंकि इन्हें जरूरत है कल के पार्टी के लिए। फिर हम देखते हैं कि साउंड हीजू के पास आता है और वो उसे अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है। तब हीजू उसे देखने लगती है। तो साउंड उसे बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसी के एम्बेसडर जो है उनकी पत्नी सुन नहीं सकती है, तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर हम 3 साल पहले के सीन देखते हैं जहाँ हीजू वेडिंग ड्रेस में होती है। तभी वहाँ साउंड आता है, जहाँ साउंड हीजू से गहने और कपड़े उतारने को कहता है। फिर वो हीजू से कहते हैं हमारी शादी भी प्राइवेट होगी, तुम्हें किसी को ये नहीं बताना है कि हम लोग पति पत्नी है। तो सब सुनने के बाद हीजू अपने सारे गहने उतारने लगती है। फिर वो अपने कपड़े उतारने वाले होते हैं, लेकिन साउंड उसे रोक देता है और अपना कोट पहना देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ हीजू ऑनलाइन देख रही होती है कि किसी को भी नहीं पता है आखिरकार साउंड की पत्नी कौन है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ साउंड के पास हीजू आती है। फिर वो दोनों ब्रिटिश एम्बेसडर के पास जाते हैं, जहाँ साउंड ब्रिटिश एम्बेसडर को उनकी जन्मदिन की बधाइयाँ देता है। तब साउंड उनकी पत्नी से बात करते हैं, जहाँ उनकी पत्नी बैठी थी, जिसकी वजह से हीजू साइन लैंग्वेज में ये सब कुछ उन्हें बता रही होती है। तो एम्बेसडर की पत्नी कहती है मुझे नहीं पता था साउंड की पत्नी ये सब भी कर सकती है। तो हीजी कहती है मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ काम करती हूँ। तो एम्बेसडर कहते हैं मुझे लगा था ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन मैं गलत था, उसके लिए मुझे माफ करना। तो साउंड कहता है मेरी पत्नी को भी डिसेबिलिटी है, मेरे चारों तरफ से हमला होता रहता है। असल में मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मेरे सामने इन सब में फंस जाए, इसीलिए वो मेरी कमजोरी। जहाँ ये सब हीजू सुन रही होती है चुपचाप। फिर हम देखते हैं कि हीजू ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन तभी साउंड उसे रोक देता है। तब हीजू अपने मोबाइल में लिख कर बताती है कि अगर मेरा काम खत्म हो गया तो मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन साउंड
उसे रोकता है। तो हीजू अपने इशारों में उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सुन नहीं सकती? तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, क्या मेरे पास इमोशन नहीं है? और ऐसी बात है तो मैं इतनी टूट क्यों गई हूँ? और वहाँ से चलिए। फिर हम उसे बाथरूम में देखते हैं। फिर हम साउंड को देखते हैं जो हीजू की बातें सुनने के बाद ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे किडनैपर कॉल करता है। तो साउंड उससे कहता है मेरी पत्नी तो ठीक ठाक है, तुमने बोला था तुम उसे मार दोगे। तभी किडनैपर बोलता है मैं चाहूँ तो उसे अभी मार सकता हूँ। और वो साउंड को ऐसे दिखाता है कि वो अभी इसी पार्टी में है जिसमें वो है, जिससे साउंड की बेचैनी बढ़ जाती है और वो हीजू को ढूंढने लगता है। तब साउंड किडनैपर से कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन तुम वो कमीने हो जो छुप कर हमला करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा छोटा आदमी मेरी पत्नी को हार्म पहुँचा सकता है? और वो बातें करते हुए हीजू को भी ढूंढ रहा होता है। तभी किडनैपर साउंड से कहता है दुनिया को नहीं पता तुम्हारी पत्नी कौन है, लेकिन मुझे पता है वो हीजू नहीं है। जो सुन साउंड रुक जाता है। यहाँ किडनैपर बोलता है तुम्हारी पत्नी वो है जिससे तुम्हें शादी करनी थी, डेली न्यूज चेयरमैन की बड़ी बेटी इन्हा, जो हीजू की बड़ी बहन है, जो शादी के एक दिन पहले भाग गई, जिसके बाद तुमने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। आखिरकार तुम दोनों की फैमिली का बिजनेस वाला रिलेशन है, लेकिन अगर दुनिया को पता चले कि तुम दोनों बहनों को एक साथ राइट करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ये सब सुनने के बाद साउंड की भी हालत खराब हो गई थी और वो किडनैपर से पूछता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब किडनैपर बोलता है तुम्हें सब कुछ ठीक करने के लिए हीजू को मारना होगा और इन्हा को लाना होगा। जहाँ हम देखते हैं कि ये सब कुछ हीजू कर रही होती है। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ कॉल पे साउंड ने बोला था तुम मुझे तभी कॉल करना जब तुम्हारे सामने हीजू की लाश हो। इतना सब सुनने के बाद हीजू अपनी कार रोकती है और वो वहीं पे बोलती है उस कमीने को फिर से कॉल करो। और हमें पता चलता है कि उसका गूंगापन ठीक हो गया है। फिर वो कार को ड्राइव करने लगती है जहाँ साउंड कॉल नहीं उठा रहा होता है और इसी बेचैनी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किडनैपर बेहोश हो जाता है और हीजू देखती है कि उसका मोबाइल वहीं कार में है। फिर सीन प्रिजन में आ जाता है जहाँ वो साउंड से कहती है अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे करने को कहा तो मैं सब कुछ दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। द फोन से दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि हीजू बाथरूम से बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि थोड़ी ही दूर पे साउंड खड़ा है। तब वो साउंड से बचने के लिए चुपके चुपके पीछे जाने लगती है, लेकिन साउंड उसे देख लेता है। तब साउंड उसके पास आता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। फिर वो हीजू के पास आने लगता है जहाँ हीजू सोचती है ये क्या कर रहा है। तो साउंड कहता है जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। और वो हीजू से पूछने लगता है कि कल तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ हीजू उसका जवाब देती है मोबाइल में लिख। और वो खुद ही हीजू के शरीर को चेक करने लगता है कि उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है। जहाँ वो देख लेता है कि हीजू के गर्दन पे चोट लगी थी और वो गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में हीजू से पूछता है ये तुम्हारे साथ किसने किया, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? तो हीजू बताती है कि उसने अपना चेहरा छुपाया था, मैं नहीं देख पाई। और हीजू से कहता है तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तो हीजू अपने मन में सोचती है तुम्ही ने कहा था लास्ट देखने के बाद कॉल करना। फिर साउंड वहाँ से निकल कर पार्टी में आ जाता है। तभी उसे उसके कलीग डोजे का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हम आज भी इस कॉल को ट्रेस नहीं कर पाए और मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका साथ दे रही है। जहाँ साउंड को कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर हम हीजू को देखे जो उनके बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है। जो सुन वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि साउंड इस बात से डरता है। फिर वो किडनैपर को मोबाइल पे देखते हुए सोचती है ये मोबाइल मेरे पास 2 दिन से है, वो भी इसे ढूंढ रहा होगा, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना होगा। तभी वो सुनती है कि साउंड घर आ गया है। तभी साउंड उसके रूम में आ जाता है और कार की मांगने लगता है। तब हीजू अपने कार की पर्स से निकाल उसे दे देती है। फिर हम साउंड को पार्किंग में देखते हैं जहाँ वो हीजू की कार को चेक कर रहा होता है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो ब्लैक बॉक्स का सोच घबरा जाती है और पार्किंग की तरफ दौड़ती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी उसने अपने कार में बोला था किडनैपर से वो सब कुछ ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होगा। इधर साउंड ब्लैक बॉक्स को चेक कर रहा होता है। तभी हीजू पार्किंग में आ जाती है और साउंड भी उसके कार से निकल जाता है। तब साउंड हीजू से कहता है छोड़ो तुम यहाँ आ गई, तुम्हारे कार के साथ क्या हुआ है और ब्लैक बॉक्स का सारा रिकॉर्डिंग कहाँ है, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ ये सुन हीजू भी चौंक गई थी
तभी वहीं से एक बाइक वाला जा रहा होता है, जहाँ हिजू को बचाने के लिए सावन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और हिजू उसकी बाहों में आ जाती है। फिर वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। तब सावन हिजू से कहता है, कल से तुम्हें काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब हिजू सावन से कहती है, मुझे काम पे जाना है, कल मेरा कोर्ट में सेशन है और मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हस्बैंड और वाइफ का केस चल रहा होता है, जहाँ वाइफ बाहरी होती है, इसीलिए हिजू की जरूरत वहाँ पे थी और वो इशारों में सबकी बातों को उन्हें समझा रही थी। फिर हम डोजी और सावन को देखते हैं, जो ट्रैफिक कैमरे को चेक कर रहे थे, जहाँ से भी हिजू की कार गुजरी थी, जहाँ इस रिकॉर्डिंग में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है और ना ही उन्हें उस पार्टी के इनविटेशन लिस्ट से कुछ मिलता है। तभी उसे सिक्योरिटी टीम मेंबर मिसली का मैसेज आता है कि हिजू का कोर्ट सेशन खत्म हो गया है। तो सावन उन्हें रिप्लाई करता है कि उसे घर ले जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि मिसली बाथरूम के बाहर हिजू का वेट कर रही थी। तभी मिसली देखती है कि वहाँ पे वही हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे, जिनका कोर्ट में केस चल रहा था, और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ जाती है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आदमी आता है। फिर हम हिजू को बाथरूम में देखते हैं। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ हिजू उसकी आवाज़ सुनती है। फिर वो उसकी परछाई देखने लगती है। फिर हम उसी हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनका झगड़ा सुलझ गया था। तभी मिसली को हिजू का ध्यान आता है और वो बाथरूम में जाकर हिजू को चेक करती है, लेकिन हिजू वहाँ नहीं होती है और वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो दूसरे गार्ड्स को कॉल कर हिजू को ढूंढने को कहती है, जहाँ वो लोग हिजू को ढूंढने लगते हैं। फिर हम सावन को देखते हैं जो एक मीटिंग में होता है। तभी उसे मिसली मैसेज करती है कि हिजू कहीं गुम हो गई है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो सावन उन्हें रिप्लाई करता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढो, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट से भी मदद मांगो। तभी मिसली दोबारा उसे मैसेज करती है कि हमें हिजू मिल गई है और वो किसी आदमी के साथ है। जो सावन को कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो मिसली से पूछती है वो कैसा दिख रहा है। फिर हम सावन को देखते हैं जो हिजू के साथ होता है और हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहाँ हिजू घबराते हुए बाथरूम से बाहर आ रही होती है, जहाँ बाथरूम के बाहर समूह होता है, जहाँ पे जिनमें वो हिजू से बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गया। तो हिजू से पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, जहाँ मिसली और उनका कली इन दोनों का फोटो खींच रहे होते हैं। ये दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जहाँ मिसली ये सारे फोटो सावन को भेज देती है, जहाँ सावन उन दोनों के फोटो को जूम करके देखता है, जहाँ वो देखता है कि हिजू बहुत खुश होती है। फिर सावन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं वहीं पे काम करने वाला हूँ जहाँ पे तुम काम करती हो, जहाँ वो न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्ट्स को देखने वाला होता है। फिर वो हिजू से नंबर मांगता है ताकि फ्यूचर में उससे बात हो सके, जो हिजू दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम हिजू को उसके घर पे देखते हैं। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूँ, गेट खोलो। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ उसके घर में आ गई होती है, जहाँ वो अपने साथ कुछ सामान भी लाई थी, जहाँ वो उसे वो सारा सामान देते हुए कहती है इस बॉक्स को खोलो। जहाँ हिजू एक बॉक्स को खोलती है जिसमें सेक्सी नाइट वियर था, जो देख हिजू अपनी माँ से कहती है क्या आप सच में मेरी माँ है, कोई धंधे वाली नहीं। तो उसकी माँ हिजू से कहती है जब हिना शादी से भाग गई थी तो तुम ही इस शादी के लिए तैयार हुई थी, ताकि तुम्हारे पापा जो कंडीशन में है उसमें सुधार आए, वो भी अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करके। तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो सावन की पत्नी को करना चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारे पापा फिर से सड़कों पे आ जाएंगे। फिर हम उसे बाथरूम में देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है मेरे पापा मेरी कमजोरी है और वो हमेशा उसी का इस्तेमाल करती हैं और इन सब से मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। फिर हम उसे उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो नाइट वियर का डब्बा खोलती है और उस सेक्सी नाइट वियर को पहन लेती है और किडनैपर का मोबाइल निकालते हुए सोच रही होती है जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा माँ। फिर हम सावन को देखते हैं जो किडनैपर के कॉल का वेट कर रहा होता है, जहाँ 10 बजते ही किडनैपर उससे कॉल करता है। तो सावन उसे कॉल को उठाता है, जहाँ हिजू उससे पूछती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या करना है। तो सावन पूछता है मुझे ये जानना है कि तुम्हें कैसे पता हिजू मेरी पत्नी है, जबकि पूरा देश ये जानता है कि इन्हा मेरी पत्नी है, क्या तुम मेरे कोई नजदीकी आदमी हो। तो हिजू उसे रोकते हुए कहती है तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो सावन कहता है मुझे सब पता है लेकिन मैं तुम्हें कुछ
नहीं देने वाला हूँ। तो हिजू कहती है, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मजेदार चीज है। और वो साउंड को कुछ करती है, जो साउंड देख लेता है। फिर हिजू कहती है, ये देखने के बाद क्या सोचा है, कॉम्प्रोमाइज होगा हमारे बीच? तो साउंड कहता है, ये क्या है? तो हिजू कहती है, तुम उसके पति हो, तुम्हें तो पता होगा वो क्या है। वो तुम्हारी पत्नी हिजू का जान का फोटो है। तो साउंड कहते हैं, मैं कैसे विश्वास कर लूं ये फोटो हिजू का है? तो हिजू कहती है, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी की जांघें कैसी हैं? उसकी जांघों पे एक तिल है। तब साउंड उस फोटो को देखते है जहाँ जांघों पे एक तिल होता है। फिर हिजू कहती है, तुम ये सब बोल ही क्यों रहे हो? क्या तुमने सच में अपनी पत्नी को कभी इस हालत में नहीं देखा जहाँ तुम उसकी जांघें देख पाओ? साउंड कहते, चुप बेलुच्चे कहीं के, किसी का फेक फोटो उठाकर अपने शौक को पूरा कर रहा है और बोलता है ये हिजू की फोटो है। जो सुन हिजू भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में साउंड से ये कह देती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर खुद ही चेक कर लो, और फोन काट देती है। फिर हम हिजू को बेड पे देखे जहाँ वो सम के मारे लोटपोट हो रही थी कि उसने जल्दी में ये सब क्या कर दिया है। तभी हम साउंड को देखते हैं जो पार्किंग में होता है। फिर हम देखते हैं कि हिजू सुन लेती है कि साउंड घर आ गया है और वो कंबल में छुप जाती है। जहाँ साउंड उसकी रूम की तरफ आता है और हिजू के रूम में जाता है, जहाँ हिजू को भी ये सब कुछ पता चल रहा होता है और वो सोच रही होती है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जहाँ साउंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो कंबल पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन हिजू भी अपनी तरफ से कंबल को पकड़ कर रोक रखी थी। जहाँ थोड़ी कोशिश करने पर साउंड कंबल को जोर से खींच देता है, जिसके झटके से वो खुद ही हिजू के ऊपर गिर जाता है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन हिजू अपना चेहरा मोड़ लेती है, जो देख साउंड उसके ऊपर से उठ जाता है। जिसके बाद वो हिजू से कहते हैं, तुमने बोला था तुम्हें काम करना है, तो मेरे ऑफिस में साइन लैंग्वेज वाले की जरूरत है, तो तुम वहाँ पे आ जाओ। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हिजू की नींद खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि साउंड अपने घर पे है। जो देख वो चौंक जाती है क्योंकि अब तक साउंड ऑफिस रहता है, घर पे नहीं। तब हिजू अपने रूम में जाने लगी है तो साउंड उससे ब्रेकफास्ट बनाने पूछता है। तो हिजू कहती है कि ये चाहता है मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। फिर वो किचन में जाती है कॉफी बनाने के लिए, लेकिन साउंड आकर उससे कहता है मैं सुबह कॉफी नहीं पीता, वो भी खाली पेट। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ सामान लाता है और एक करके हिजू से बर्तन मांगने लगता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जहाँ ये दोनों पहली बार एक साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो भी मिलकर। जहाँ खाना बनाते हुए साउंड हिजू से कहता है तुम्हें नए बॉडीगार्ड मिल जाएंगे, वो काम का नहीं है। तो हिजू उसे रोकते हुए कहती है उनकी कोई गलती नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ थी। तो साउंड से पूछता है क्या तुम क्लोज हो, क्या तुम्हें उस पर भरोसा हो सकता है? तब हिजू अपने मोबाइल में कुछ लिखती है और साउंड को दिखा देती है। तब साउंड उसे कुछ नहीं बोलता है और ब्रेकफास्ट उसे देते हुए कहता है पूरा खत्म कर देना। जो देख हिजू सोचती है क्या इसने मेरे लिए बनाया है। फिर हम हिजू को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो अपने पापा से मिलने आई होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा को कोई मेंटल इशू है। फिर हम देखते हैं कि हिजू अपने पापा को व्हील चेयर पे बाहर घुमाने लाई होती है, जहाँ वो अपने पापा से बातें कर रही होती है, वो भी बोलकर। जहाँ वो देखती है कि उसके पापा को अब भी याद है सपना। जहाँ हमें पता चलता है हिजू न्यूज एंकर बनना चाहती है। जो सुनने के बाद हिजू रोने लगती है और पूरी टूट जाती है और वो बोल रही थी मैं बिल्कुल थक गई हूँ, इतना सब करते करते मुझे सबके सामने गूंगा बना रहना पड़ता है। अब तो मैं ये भी नहीं जानती मैं खुद कौन हूँ। फिर हम साउंड को देखते हैं जो किडनैपर के कॉल का वेट कर रहा होता है, जहाँ 10 बजे हिजू उसे कॉल करती है। जहाँ साउंड कॉल उठाता है लेकिन वो सुबह काट देता है। जहाँ हिजू कहती है क्या उसने कॉल काट दिया, और वो फिर से उससे कॉल करती है। जहाँ वो साउंड से कहती है अगर मेरा कॉल काटा तो देख लेना। तो साउंड कहता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें वेट करना होगा, तुम एक लुच्चे हो तो तुम्हें प्लांटिंग मिलनी चाहिए और मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना, और फोन काट देते हैं। जहाँ हिजू से साउंड गई, फिर हिजू से 5 मिनट बाद कॉल करती है। जहाँ साउंड उसका कॉल उठाता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये दोनों एक ही कार में है और इनकी बात हो
हो रही है, जहाँ सावन बोल रहा होता है, अच्छा किया तुमने मेरा वेट किया, अगर ऐसे ही वेट करते रहोगे मैं तुम्हारे सामने हड्डी भी फेंकूंगा। जो सुन हिजू उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी हमें बम फूटने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ हिजू के भी कान सुन पड़ जाते हैं। तभी हिजू फिर से सावन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तभी हिजू घर आकर सावन को ढूंढती है, लेकिन वो घर पर नहीं था और वो ऐसे ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह उठकर वो टीवी ऑन करती है, जहाँ न्यूज चैनल के थ्रू उसे पता चलता है कि जहाँ पे सावन का ऑफिस है वहाँ रात में एक्सप्लोजन हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जहाँ न्यूज चैनल के पास उस आदमी का वीडियो भी था जिसने ये ब्लास्ट किया। तभी घर पे सावन आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी हालत खराब थी। जहाँ सावन हिजू के पास आता है और उसे डिनर टेबल पर बैठाता है और उसके पास आकर कहता है, अब मुझे ही चेक करना होगा, और हिजू के पैर एक कपड़े उठाता है ताकि वो चेक कर पाए जो फोटो उसे मिला था, लेकिन हिजू उसे रोक देती है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। वेन द फॉलोइंग्स के तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि सावन हिजू का कॉल उठाकर काट देता है। फिर हम उसके ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ एक बाइक वाला आता है। फिर हम सावन के कॉलिग्स को देखते हैं जो कॉल को ट्रेस करने के लिए बैठे होते हैं। तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है, तब एक कलीग देखने के लिए जाता है। इधर सावन हिजू से बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस कलीग को एक पिज्जा डिलीवरी मिलता है, जहाँ वो पिज्जा लेकर अंदर आता है और उसे ओपन करता है। तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ सावन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ हॉस्पिटल में डोजे भी होता है और वो सावन को पूरे सिचुएशन के बारे में बता देता है। फिर वो बताता है कि पुलिस वालों को एक फुटेज मिला है और वो उसे उस फुटेज को अपने मोबाइल में दिखाता है, जहाँ सावन देखता है कि वो आदमी उसके ऑफिस में आता है और कैमरे के सामने उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ सावन बहुत गुस्से में आ जाता है और दोजे से कहता है, वो साला मेरे ऑफिस में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। जहाँ दोजे उसे कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि पुलिस को नहीं मालूम है कि इसमें ये भी शामिल है। फिर हम हिजू को देखते हैं, जिसे न्यूज के थ्रू पता चलता है सावन के ऑफिस में बम ब्लास्ट के बारे में। तभी वहाँ पे सावन आ जाता है, जहाँ हिजू देखते है कि सावन को भी कुछ चोट लगी है। तब सावन हिजू के पास आता है और उसे टेबल पर बिठा देता है। फिर वो हिजू के जांघों को चेक करने के लिए उसके कपड़े को हटाता है, लेकिन हिजू उसे रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि सावन उसे अपने बाहों में उठाकर बेड पर लाता है, जहाँ हिजू डायरी में लिखकर उसे पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो सावन उसे बताता है कि मेरे ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ था और ये काम उसी किडनैपर ने किया था, लेकिन अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। और वो उसे पूछता है कि तुमने बोला था तुम उसे नहीं जानती हो। तब सावन हिजू के पास आने लगता है और कहता है, तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम्हें अच्छे से जानता है, और उसके कपड़े को हटाने लगता है। तब हिजू अपने मन में सोचती है, ये मेरे जांघों को चेक करना चाहता है। तब हिजू सावन को पीछे ढकेल देती है और उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम क्या चेक करना चाहते हो? तो सावन उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और कहता है, क्या तुम सच में नहीं जानती मैं क्या करना चाहता हूँ? तभी सावन को दोजे का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ दोजे उसे बता रहा होता है कि हमारे ऑफिस वाले एरिया में 6 महीने से आग लगने वाली घटनाएं हो रही हैं
और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। जहाँ सावन कहता है मुझे लग रहा है ये सब उसी ने प्लान किया होगा। फिर वो कहता है हमारे ऑफिस में बम ब्लास्ट कॉल पे बात करते टाइम हुआ था, जिसका मतलब कोई ना कोई उसका साथ दे रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि उनकी बातें हीजू सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सावन हीजू से उसका मोबाइल मांगता है ताकि वो चेक कर पाए उसके मोबाइल को किसी ने हैक तो नहीं किया। जहाँ हीजू मोबाइल लेने के बाद सोचती है हैकिंग वो भी मेरे मोबाइल में। फिर वो अपने रूम में आकर किडनैपर वाला मोबाइल निकालती है और अपने जागो वाली फोटो को डिलीट कर मोबाइल को ऑफ कर देती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो मछली काट रहा होता है, जहाँ इसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी उसके मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है। यहाँ किडनैपर के मोबाइल पे बम ब्लास्ट वाला फोटो आया होता है। जहाँ किडनैपर पूछता है आपने देख लिया, कैसा लगा आपको। जहाँ फिर से उसे मैसेज आता है कि आगे से कुछ भी बिना मतलब के मत करना। जहाँ हम देखते हैं किडनैपर ने उस नंबर को मास्टर नाम से सेव किया होता है। फिर हम सावन के ऑफिस को देखते हैं जहाँ वो हिजू का मोबाइल चेक कर रहा होता है। फिर वो हिजू के चैट्स को पढ़ने लगता है कि उसने किस किस से बात की है। जहाँ उसे सावों का भी नंबर दिखता है। जहाँ सावन इन दोनों के चैट्स पढ़ने लगता है। जहाँ उसे पता चलता है कि इन दोनों ने लंच का प्लान किया है। फिर हम देखते हैं कि सावन अपने ऑफिस के लॉबी में आगे बढ़ते हुए उस रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे यूरी का मैसेज आता है और वो इससे लंच के बारे में पूछती है। फिर हम समू और हिजू को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो लोग लंच की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यूरी भी आ जाती है। जहाँ यूरी इन दोनों को एक साथ देख चौंक जाती है। जहाँ समू यूरी को बताता है कि हम दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं। तब यूरी जाकर अपने टेबल पे बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सावन आ जाता है। जहाँ हिजू भी उसे देख लेती है और चौंकते हुए सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और अपने चेहरे को छुपाती है ताकि सावन उसे ना पहचाने। तभी सावन कहता है इंटरप्रीटर हिजू। फिर हम दोजे को देखते हैं जहाँ पुलिस वाले बता रहे होते हैं कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है। तभी उन्हें बाहर कुछ फटने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ वो लोग देखते हैं कि बाहर डस्टबिन में आग लगी हुई है। यहाँ दोजे आग लगाने वाले को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक कोने में कोई उन्हें देख रहा है। तब वो उसका पीछा करने लगता है और कुछ देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो चारों एक ही टेबल पर लंच करने के लिए बैठे होते हैं। यहाँ हिजू सामू से कहती है ये खाना तो बहुत अच्छा है। तो सावन सामू से कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सी फूड बहुत अच्छा लगता है। तो सामू कहता है हाँ ये तो है। तभी यूरी सावन से पूछती है तुम हिजू को कैसे जानते हो। सावन उसे बताता है कि हिजू ने ब्रिटिश एम्बेसी से बात करने में उसकी मदद की थी। अब सावन की तरफ वाइन बढ़ाता है लेकिन सावन उसे मना कर देता है। तो हिजू वो वाइन अपने गिलास में ले लेती है। तब सावन हिजू से साइन लैंग्वेज में पूछने लगता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। जो देख सावन से पूछता है क्या तुम भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर हो। तो सावन कहता है नहीं नहीं। तो सावन कहता है तो तुम क्या करते हो। सावन को बताना चाहती थी लेकिन तभी सावन कहता है मैं पागलों का डॉक्टर हूँ। जहाँ ये सब सुन हिजू जानबूझकर अपना वाइन गिरा देती है। फिर वो उसके बहाने बात सुन जाती है। तभी सावन को भी दोजे का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए दूसरी जगह चले जाता है। जहाँ दोजे सावन को बता देता है कि उसने आग लगाने वाले को पकड़ लिया है। उसके घर पे भी हमें होममेड बम मिले हैं। तो सावन कहता है तब वो आदमी नहीं है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहीं पे था आग लगाने के बाद जिसका मतलब उसे आग लगाने में मजा आता है। फिर वो कॉल काट देता है जहाँ उसके पीछे हिजू उसका वेट कर रही थी। फिर हिजू उसका मोबाइल ले लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे सब पता, क्या तुमने मेरे मोबाइल पे चेक किया। तो सावन उससे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर हिजू कहती है क्या तुम्हें हम दोनों पे शक है, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है। तभी सावन उससे अपना मोबाइल ले लेता है और पूछता है क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, तुमने कहा था वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, ऊपर से एक अच्छा आदमी है, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम मुझे जानती हो तो मेरा क्या तुम मेरे बारे में जानती हो कुछ। हम लोग भी एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। जो हिजू के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे जानती हो अच्छे से, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम हिजू को कारवा शॉप के बाहर देखते हैं जहाँ वो अपने डिवोर्स के बारे में सोच रही होती है जो उसे सावन से देना है।
तभी वॉचमैन उससे कहता है कि आपकी कार धुल गई है और वहाँ से चला जाता है। तभी हिजू अपने कार में जाकर बैठती है और उसे स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी शॉप का गेट बंद होने लगता है और जैसे ही शॉप का गेट बंद होता है, हिजू की कार सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। फिर उसका कार का रेडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, जहाँ रेडियो वाले बोल रहे होते हैं कि हमारे पास एक यूजर की तरफ से एक गाना है, जहाँ उस यूजर का नाम होता है किडनैपर वाला मोबाइल नंबर, जहाँ गाने का नाम होता है मुझे जल्दी कॉल करो। फिर हिजू की कार ऑटोमेटिक फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है और दुकान का दरवाजा भी खुल जाता है, जहाँ हम देख रहे हैं कि हिजू की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और घर आकर किडनैपर के मोबाइल को ऑन करती है। तभी दरवाजे खुलने की आवाज सुनती है और वो अपने रूम से बाहर आती है, जहाँ शान उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तब शान उसका मोबाइल भी उसे दे देता है, जहाँ हिजू उसे बताती है मैं स्टोर जा रही हूँ कुछ बियर लाने के लिए। तो शान कहते है तुम यही रहो, मैं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिजू उसे कॉल करते हुए बालकनी से उसे देख रही होती है। तब शान दीवार की दूसरी तरफ आकर उसका कॉल उठाता है। फिर हिजू शान से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे बता दो तुमने क्या डिसाइड किया है। तो शान कहते हैं मुझे ये बताओ कि अगर मैं हिजू को छोड़ दूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन हिजू के पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन वो शान से कहती है तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो इस शादी का क्या मतलब, उससे अच्छा तुम उसे छोड़ दो। फिर वो कहता है सुन ले किडनैपर, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होने वाला, तू कुछ भी कर ले मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिर वो कॉल काट देता है, जहाँ शान हिजू के लिए बियर ला दिया होता है। जहाँ हिजू बियर पी रही होती है, तभी शान कहता है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो सोने के लिए हिजू के रूम में चला जाता है, जो देख हिजू भी उसके पीछे आती है और देखती है कि शान उसके बेड पर लेटा है, जहाँ शान उससे कहता है आओ और यहाँ पे सो जाओ, मैं तुम्हें काटने वाला नहीं हूँ। जहाँ हिजू तो चौंक गई होती है। तब शान कहता है तुम क्या डर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगा। अगर यही करना रहता तो बहुत पहले कर दिया होता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम कूद सकती हो। जो सुन हिजू भी अपने बेड पर आकर लेट जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस होते हैं। जहाँ शान हिजू से कहता है उसे पता है मेरे ऑफिस के बारे में, जिसका मतलब ये घर भी सेफ नहीं है और जो भी किडनैपिंग वाले दिन पे हुआ था वो सब भूल जाओ। जहाँ हिजू सैड होते हुए सोचती है तुमने बोला था लाश देखने बाद कॉल करना। जहाँ वो शान को देखने लगती है, फिर वो सो जाती है, लेकिन शान जगा होता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम हिजू के पापा को देखते हैं, जहाँ नर्स उन्हें हॉस्पिटल के गार्डन में टहला रही होती है। तभी वो ब्लैंकेट लेने के अंदर जाती है, जहाँ वो हिजू के पापा को वहीं छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ब्लैक कपड़े पहने हिजू के पापा की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो उनके व्हील चेयर को पकड़ लेता है और ये वही किडनैपर होता है। फिर वो हिजू के पापा को लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ हमें पहली बार किडनैपर का शक्ल दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसके दोनों आँखें की कलर अलग अलग है। हम देखते हैं कि हिजू के मोबाइल पे उसके पापा का वीडियो कॉल आ रहा होता है, जहाँ हिजू वो कॉल उठाकर पापा बोलती है। तभी किडनैपर कहता है बहना। जो सुन हिजू के तो होश उड़ जाते हैं और किडनैपर कहता है मेरा फोन कहाँ है, तुम उसे अच्छे से यूज तो कर रही हो। और हम देखते हैं कि वो हंस रहा होता है और वो हिजू से कहता है तुमने कल भी बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तो हिजू उससे पापा के बारे में पूछती है, तो किडनैपर कहता है मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। और वो हिजू से पूछता है अगर तुम वो फोन इस्तेमाल कर रही हो जिसका मतलब तुम शान को धमकी दे रही हो, लेकिन आखिरकार किस लिए। तो हिजू कहती है तलाक के लिए। जो सुन किडनैपर दांत फाड़ने लगता है और कहता है मुझे पता है वो साला बहुत कमीना है, इसलिए अब वो मोबाइल तुम्हारा हुआ तुम उसे कॉल करती रहो, क्योंकि हमारा गोल सेम है। और अगर नहीं किया, जहाँ हिजू की हालत बहुत खराब होती है और वो कॉल काट देता है। फिर हम शान को देखे जो अपने प्रेसिडेंट ऑफिस के कलीग के साथ होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। इधर हम हिजू को देखते हैं जो हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पापा बिल्कुल ठीक है और अपने केबिन में सो रहे हैं, जहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने कहते हैं रिपोर्ट फाइल करने के लिए। फिर हम हिजू को पुलिस वालों की कार में देखते हैं, तभी पुलिस वालों की कार की रेडियो भी ऑटोमेटिक काम करने लगती है, जो देख हिजू समझ जाती है कि ये काम भी किडनैपर का
आई है, जिसकी वजह से वो घुटन महसूस करने लगती है और उसे उल्टी आने लगती है। तो पुलिस वाले कार को रोक उसे बाहर निकालते हैं, जहाँ इंजू बहुत टूट चुकी थी और वो रोते हुए सोच रही, तुमने क्या सोचा था, तुम इन सब से बाहर निकल जाओगी, तुम हमेशा से अकेली रही हो। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि उनकी तरफ गवर्नमेंट की कार आ रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस कार में सावन होता है और वो बाहर निकलता है। जो देख पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और सावन हिजू की तरफ आ रहा होता है। अब पुलिस वाले उसे सैल्यूट करते हैं, जहाँ वो हिजू को देखते हुए पुलिस वालों से कहता है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो पुलिस वाला चौंकते हुए पूछता है, इस लड़की से आपका क्या रिलेशन है? तो सावन कहता है, ये फैमिली है। यहाँ पुलिस वाले तो चौंक जाते हैं। फिर वो हिजू को उठाता है और उनसे कहता है, ये मेरी पत्नी है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चौथे एपिसोड में हम देखते हैं कि सावन पुलिस वालों को बता देता है कि हिजू मेरी पत्नी है, जहाँ वो सब चौंक गए होते हैं। फिर वो हिजू को कार में बैठा कर वापस पुलिस वालों के पास आता है और वो उनसे कहता है, मैं बाद में पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखिएगा। तब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सावन को कार में देखते हैं, जहाँ वो हिजू से कहता है, हॉस्पिटल के नर्स ने मुझे कॉल किया था, उनके पास मेरा नंबर है, लेकिन अब हमें उन्हें दूसरा हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, क्योंकि उसे तुम्हारे पापा के बारे में पता है। जहाँ हिजू बहुत सैड होती है और चुपचाप इस बातें सुन रही होती है। तभी सावन देखता है कि हिजू फुट फुट कर रोने लगी है, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब वो उसे अपना रुमाल देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक होटल आते हैं, जहाँ हिजू को कुछ नहीं समझ आ रहा था वो लोग क्यों आए हैं होटल में। तो सावन कहता है, तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है? फिर वो दोनों अपने रूम में आते हैं, जहाँ सावन हिजू से फ्रेश होने कहता है। फिर वो रूम सर्विस को कॉल करता है, जहाँ हिजू बाथरूम आ जाती है, जहाँ वो अपना मुंह धोकर फ्रेश हो जाती है। फिर वो बाथरूम से बाहर आ जाती है, जहाँ सावन कहता है, अब हम दोनों को बात करनी पड़ेगी। और वो हिजू से कहता है, तुम्हें पता है कोई है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और इसमें हम लोग पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर तुम कुछ भी मुझसे छुपा रही हो तो अभी बता दो। लेकिन अब भी हिजू से कुछ नहीं बताती है। तभी उनके दरवाजे पे रिसेप्शन वाले आ जाते हैं। तब सावन दरवाजा खोल खाना अंदर लाता है, जो इसने हिजू के लिए मंगवाया होता है। और वो हिजू से कहते हैं, खाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं पहले जाता हूँ। जहाँ हिजू को कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा होता है कि सावन इसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। फिर हम सावन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो उसी होटल में उन दोनों को वेट कर रहे होते हैं, जहाँ वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इन दोनों को बहुत लेट हो गया था। तभी हम सावन को देखते हैं, जो उनके रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कोई इसका फोटो ले रहा होता है। जहाँ सावन अपने पेरेंट्स के रूम में आ जाता है, जहाँ वो लोग हिजू के बारे में पूछते हैं, तो सावन कहते हैं वो ठीक नहीं है तो आराम करिए। जहाँ उसके पापा हिजू को बुलाने कहते हैं, लेकिन सावन ऐसा नहीं करता है। फिर हम हिजू को देखते हैं, जो खाना खाकर सो गई होती है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो टाइम देखती है। इधर हम देखते हैं कि सावन के पापा सावन को एक शो पे आने को कहते हैं, और वो शो प्रेसिडेंट कैंडिडेट में होने वाला था। फिर वो कहते हैं, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम उसी वक्त आना जब फिल्मिंग हो रही होगी। तभी वहाँ हिजू आ जाती है। तभी सावन के पापा कहते हैं, दूसरे तो अपने बेटे बहू और यहाँ तक कि कुत्ते को लाते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, और एक हमारी फैमिली है जिसमें मैं सिर्फ अपने बेटे को बुला सकता हूँ। अब वो अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहते हैं, चेयरमैन हॉल ने मुझे ठग दिया है, उन्हें अपनी बड़ी बेटी को देना था, लेकिन मुझे ये गूंगी दे दिया। जहाँ सावन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। तभी सावन दरवाजा खोल किसी को अंदर बुलाता है। तभी होटल एम्प्लॉई कैमरा ला कर देता है, और हम देखते हैं कि जब सावन आ रहा था उसने देख लिया था इस आदमी को फोटो खींचते हुए, जहाँ उसने होटल स्टाफ से इसे पकड़ने को कहा था। और वो कैमरा टेबल पर रखते हुए कहता है, आप क्या दिखाना चाहते थे लोगों को, कि मैं आपके साथ डिनर कर रहा हूँ, ये अपने पापा के साथ इलेक्शन ज्वाइन होगा? तो वो कहता है, यही चाहते थे आप, लेकिन ये सब मेरे पे है डिसाइड करना, आपके किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और वो हिजू को लेकर जाने लगते हैं। तभी उसके पापा उनके तरफ वाइन ग्लास फेंक देते हैं, लेकिन सावन हिजू को बचा लेता है। जब उसके पापा उसकी तरफ आते हैं, लेकिन सावन हिजू को अपने पीछे रखता है। तब उसके पापा उसका कॉलर पकड़ कहते हैं, तुम्हें पता है अगर ऐसे रहोगे तो क्या होगा? अगर तुम मेरी परछाई से निकल गए तो उसी वक्त बर्बाद हो जाओगे। तो सावन हंसते हुए कहते हैं, आपको क्या लगता है ये सब हो पाएगा? जब हम देखते हैं कि सावन बहुत गुस्से में होता है। यार सावन को लगता है कि किडनैपर वाला सारा कांड इसके पापा करवा रहे हैं ताकि वो अपने घुटने पे आ जाए। लेकिन सावन के पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। तब सावन उनसे कहता है, अगर आप प्रेसिडेंट बनेंगे वो भी दादाजी की वजह से, लेकिन मुझसे कभी भी उम्मीद मत रखिएगा। और वो हिजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम उन दोनों को लिफ्ट में देखते हैं। यार सावन ने हिजू का हाथ बहुत असर पकड़ा था और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और वो हिजू से कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझे तलाक देना चाहती होगी। तुमने अपनी बहन की जगह पर मुझसे शादी किया और खुद को बचा भी नहीं सकती। और हम देखते हैं कि सावन बहुत सैड होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर आ जाते हैं। फिर हम हिजू को शोरूम में देखते हैं, जहाँ वो किडनैपर के मोबाइल को देखते हुए उसके धमकी वाले बातों को सोच रही होती है। और वो यही सब सोचते हुए खुद से कहती है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। और किडनैपर के मोबाइल को पैक कर डस्टबिन में डाल देती है। तभी हिजू को उसके कलीग का कॉल आता है, जहाँ वो सब उसे अगले दिन प्रेसिडेंट ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तभी हिजू सावन से पूछती है, ये जॉब मुझे मिलने के बाद क्या होगा अगर हमारी फैमिली को इसके बारे में पता चल गया? तब सावन कहता है, कब तक तुम अपने पेरेंट्स के लिए पॉकेट बनकर रहोगी? अब आगे बढ़कर खुद के लिए जिंदगी जियो। फिर हम नेक्स्ट सावन के ऑफिस के सीन देखते हैं, जहाँ 2 दिन सावन से कहता है कि अगर हम लोग कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करें उस वॉइस को पहचानने के लिए, तो हो सकता है हम लोग ये पता कर पाए कि उसकी एज और जेंडर क्या है। तो सावन कहते हैं, मुझे ये नहीं जानना कि उसका जेंडर क्या है, मुझे ये जानना है कि वो कौन है। तब 2 दिन सावन के ऑफिस से चले जाते हैं और मिस्टर खान आते हैं, जहाँ सावन को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के इंटरव्यू लिस्ट देते हुए कहते हैं कि आप इंटरव्यू में ज्वाइन होंगे। फिर हम इंटरव्यू रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ हिजू अपनी बारी का वेट कर रही होती है। तभी कलीग बाहर आकर उन सबको अंदर बुलाती है, जहाँ हम देख रहे हैं इन सबका इंटरव्यू लेने के लिए मिस्टर खान और 2 कलीग होते हैं। जहाँ मिस्टर खान उन सबको बताते हैं कि मैं एक वीडियो चलाऊंगा जिसके हिसाब से आप सबको साइन लैंग्वेज में सब कुछ बताना होगा। और वो हिजू को पहले बुलाते हैं। फिर वो साउंड का एक वीडियो चलाते हैं, जहाँ हिजू साउंड के कपड़े देखकर समझ जाती है ये वीडियो कब का है। जहाँ हम देखते हैं कि हिजू साउंड के हर एक बोले हुए वर्ड को परफेक्टली साइन लैंग्वेज में बता रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए साउंड भी देख रहा होता है। फिर हम इंटरव्यू रूम का सीन देखते हैं, जहाँ सारे कैंडिडेट के इंटरव्यू खत्म हो गया था। तभी मिस्टर खान को साउंड का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि साउंड भी इस इंटरव्यू को ज्वाइन करेगा। फिर हम साउंड को देखते हैं जो इंटरव्यू रूम में आता है। फिर वो अपने सीट पर बैठकर इंटरव्यू रूम आता है और वो इनसे पूछता है, क्या तुम्हें पहले से स्क्रिप्ट पता थी? क्योंकि मैंने नोटिस किया तुम मेरे बोलने से पहले ही वो सब बता देती थी। या जो बताती है, मैं इन सब वीडियो के साथ बहुत प्रैक्टिस की हूँ। तो साउंड कहता है, अगर ये बात है तो मैं दूसरे वीडियो के साथ तुम्हारा टेस्ट लूंगा। फिर वो अपने ही दूसरे वीडियोस को बार बार चलवाता है, लेकिन उसे हर बार एक ही रिजल्ट देता है। फिर वो हिजू से पूछता है कि आपने इन सबके साथ प्रैक्टिस की है? तो हिजू कहती है, बिल्कुल हाँ, मैंने आपके हर वीडियो के साथ प्रैक्टिस की है। तो साउंड कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? तो हिजू कहती है, आप मुझे इसके लिए पागल कह सकते हैं। जाइए तो मिस्टर खान से रहते हैं। जहाँ हिजू बता रही होती है कि मैं आपके वीडियोस के साथ बहुत ऑब्सेस हो गई थी और मेरा पहले से ड्रीम था गवर्नमेंट ऑफिस में इंटरप्रेटर का जॉब करना। फिर सावन हिजू से पूछते हैं, अगर ये जॉब आपको मिल गई तो आप मेरे टीम के साथ कैसे बातें करेंगी? तब हिजू साउंड को बताती है कि मैं आपको साइन लैंग्वेज सिखा सकती हूँ, क्योंकि इसे सीखना बहुत आसान है। तब वो वहीं पे रुक जाता है और उस रूम से चला जाता है। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम एक लड़की को देखे और हम देखते हैं कि ये इना होती है, हिजू की बड़ी बहन, और वो वापस कोरिया आ गई थी। फिर हम हिजू को उसकी कार में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि सावन ने उसके पापा को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। फिर हम हिजू को पापा को देखते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं अपने केबिन में बैठे हुए। जहाँ हिजू भी होती है और वो उन्हें खल खिला रही और वो अपने पापा से बातें भी कर रही होती है।
तभी वो देखते कि टेबल पे पर्सनल यूज के लिए सामान रखे हुए हैं। फिर देखो चौक हुई होती है। तभी उसके पापा कहते हैं, पापा जी आप टेंशन मत हो, मैं हीजू को और आपको शक से बचा लूंगा। जहाँ हीजू समझ जाती है कि ये सब कुछ सावन ने इनसे कहा होगा। तभी हीजू कहती है वो यहाँ आया था। फिर वो अपने पापा के पास बैठ कर कह रही है, मुझे लगता था मैं उसे जानती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। फिर हम सावन को देखते हैं जहाँ मिस्टर खान सावन को इंटरव्यू में कौन कौन पास हुआ है उसका रिजल्ट पेपर देते हैं और उससे पूछते हैं आपको हीजू कैसी लगी। सावन ने कुछ नहीं बताता है तो मिस्टर खान जाते हुए कहते हैं वो मुझे बहुत पसंद आई। तभी सावन कहते हैं मुझे भी वो बहुत पसंद है। जब एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ एक पार्टी चल रही होती है और ये सीन उनके बचपन का होता है। जहाँ हम सावन को देखते हैं जो टेबल पर बैठा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा होता है, जैसे कि उसे वो खाना पसंद नहीं और वहाँ से ऊपर के फ्लोर पे चले जाता है। तभी उसकी माँ वही खाना लेकर उसके पास आती है और उसे वही खाना खाने को कहती है। जहाँ सावन को ना चाहते हुए भी वो मछलियाँ खाने पड़ती है लेकिन वो बाद में उसे उगल देता है। तभी वो देखता है कि हीजू की माँ हीजू को भी खाने को लेकर बहुत डांट रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हीजू को खाना चुपके से उठा लेती है। तभी सावन उसे अपने साथ ले जाता है और उसका खाना खुद के खाने से एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि हीजू को मछलियाँ बहुत पसंद थी। जहाँ वो खाते हुए बहुत ही और सावन भी उसे देख खुश था। ये सीन प्रेजेंट में देता है जहाँ हीजू उसे मैसेज कर शुक्रिया करती है उसके पापा का ख्याल रखने के लिए। हीजू को इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ वो नोटिफिकेशन इना का होता है और इना ने एक फोटो अपलोड किया था कोरिया का। जहाँ हीजू समझ जाते हैं कि इना कोरिया वापस आ गई। फिर हम देखते हैं कि हीजू अपने शादी के रिंग को देखते हुए सोच रही होती है कि रिंग बनाते हुए सावन ने मुझसे कहा था अगर इना वापस आएगी तो ये रिंग उसे देना होगा। फिर क्या वो डस्टबिन से किडनैपर वाला मोबाइल निकाल लेती है। फिर हम सावन को ड्राइव करते हुए देखें जहाँ 10 बजते ही हीजू उसे कॉल करती है और वो सावन से कहती है तुमने मुझसे पूछा था मुझे क्या मिलेगा जब हीजू को तुम छोड़ दोगे। जिसका जवाब मैं तुम्हें अब देती हूँ, मुझे इना मिलेगी क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली इना को ही पहले से चाहती थी। हीजू तो फिर बैठे है उसकी जगह पे। तभी हम देखते हैं सावन घर पहुंच गया होता है जहाँ हीजू कह रही होती है तो जल्दी से हीजू को छोड़ दो, इना के आने से पहले नहीं तो सिचुएशन खराब हो सकती है। तो सावन कहते तुम्हें कुछ नहीं पता है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। जब इना भागी थी उससे पहले वो मुझसे मिली थी और हमने एक डील किया था, वो चाह कर भी मेरी पत्नी नहीं बन सकती कभी भी। जब हीजू को कुछ समझ नहीं आया था और वो फोन कर देती है। तभी वो दरवाजे खुलने की आवाज सुनती है और वो अपने मोबाइल को छुपा लेती है। तब सावन उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे पापा के कंपनी का एनिवर्सरी पार्टी कल अटेंड करने वाला हूँ और वहाँ से चला जाता है। जहाँ हीजू सोचती है कि अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हें पता तो नहीं कि ना वापस आ गई है। फिर हम चंगोन डेली न्यूज के एनिवर्सरी पार्टी को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि सावन के पापा और हीजू के पापा मिलकर केक को कट करते हैं। फिर हम हीजू को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ वो भी पार्टी में आ गई होती है। तभी वहाँ पे उसमें आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। तभी हम सावन को देखते हैं जो पार्टी में आ गया। फिर हम हीजू और उसकी माँ को देखते हैं जहाँ उसकी माँ हीजू से कहती है मैंने ये सब क्या सुना है, तुम्हारे पापा उस हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये उन्हें बताते हैं कि आपके जबान ने उन्हें दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। जहाँ हम देखते हैं कि हीजू की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो मरे या जिए। और वो कहती है अगर ये सब उसने किया है तो अब मुझे उनका बिल देने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम पार्टी पे देखते हैं जहाँ हीजू आ जाती, जहाँ वो देखते कि सावन कुछ लड़कियों से बातें कर रहा होता है। जो देखो वो वाइन के गिलास लेकर टेरेस पे आ जाती है जहाँ वो वाइन पी रही होती है लेकिन 10 बजे होते हैं। तब वो सावन को कॉल करती है। फिर हम देखते हैं कि वो टेबल पे चढ़ जाती है। तभी सावन फोन उठा लेता है। जहाँ हीजू से कुछ शादी से पहले ही ना गायब हो गई, उसकी जगह पर उसकी बहन आ गई। तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? जहाँ सावन कहता मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो तुम आखिरकार उसका काम ही क्या है, उसे कॉल अपने साथ रखेगा, वो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ सावन पार्टी में साइड में खड़ा होकर उसकी सारी बातें वो सुन रहा होता है। फिर सावन कहते हैं हीजू ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती रहती है। वो लोगों से बात करना चाहती है लेकिन लोग ही उसके सामने डूब जाते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं एक समय था जब मैं खाना खाने से भी डरता था क्योंकि मैं उस
टाइम पे लाठी लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल शांत रहती थी। और जब मैं उससे देखता था तो मेरी जान में जान आ जाती थी। हिजू उस बातों को सुन रही थी और रो रही थी। फिर वो शाम से कहती है, अब तुम मुझसे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो जैसे वो तुम्हारे सामने गायब है। तुम बोलते हो तुम उससे अच्छी तरह से जानते हो, तो उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि टेरेस का लिफ्ट खुलता है और साउंड भी टेरेस से आ जाता है। जहाँ हिजू पीछे घूमती है और साउंड देखता है कि हिजू मोबाइल पे किसी से बात कर रही है। फिर हम एक फ्लैशबैक फिल्म देखते हैं जहाँ साउंड उन दोनों पुलिस वालों से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया होता है। जहाँ उसे पता चलता है कि जब हिजू कार में घबरा गई थी तब वो कार में बहुत चिल्ला रही थी। वो ये सुनकर बहुत चौंक गया था। फिर हम देख रहे हैं कि वो अपनी कार में होता है और पुलिस वालों के कार के अंदर का फुटेज देख रहा होता है। जहाँ वो देखता है कि जब हिजू बहुत घबरा गई तब वो पुलिस वालों से चिल्ला कर कार को रोक, दरवाजा खुलने को बोल रही होती है और उसे पता चल जाता है कि हिजू बोल सकती है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अगर इस कलेक्शन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इन द फॉलोइंग्स के 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि साउंड पार्टी में आता है, जहां वो देखता है कि हिजू की माँ हिजू को लेकर एक रूम में जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उन दोनों की बातें रूम के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी कुछ देर बाद हिजू की माँ रूम से बाहर आ जाती है। तब साउंड उन्हें अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है। तब चलते हुए साउंड हिजू की माँ से पूछता है, मैं कब से आपसे पूछना चाहता था, आखिरकार हिजू बोल क्यों नहीं सकती है। तो हिजू की माँ कहती है, तुम पहले से ही जानते हो ये सब उस एक्सीडेंट के झटके की वजह से हुआ है। तो साउंड कहता है, एक झटका अब तक उसे अफेक्ट कर रहा है। उस दिन को 20 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक। तो हिजू माँ कहती है, उसे गिल्ट फील हो रहा होगा क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से उसका भाई मर गया और इना बहरी हो गई। तो साउंड कहता है, जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें हिजू की कोई गलती नहीं थी। इतना कहकर वो पार्टी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि साउंड पार्टी में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर बातें करने लगती हैं और यही सीन हिजू ने पीछे से देख लिया होता है, जिसके बाद वो एक ड्रिंक लेकर टेरेस पे चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि हिजू किडनैपर के मोबाइल से साउंड को कॉल करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हिजू साउंड से बातें कर रही होती है। तभी टेरेस पे साउंड भी आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि हिजू टेरेस पे एक टेबल पे खड़ी हुई है। तभी हिजू भी पीछे मुड़ जाती है और साउंड को देख घबरा जाती है। जहाँ साउंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब हिजू मोबाइल को छुपा देती है और घबराते हुए पीछे जाने लगती है, लेकिन वो टेबल से गिर जाती है, लेकिन साउंड उसे बचा लेता है। जहाँ वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं तब साउंड हिजू से पूछता है, तुम उस टेबल पे खड़ी क्यों थी। तभी हिजू को हिचकी आता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसके बाद हिजू अपने मुंह को ढक देती है। तब साउंड हंसते हुए पूछता है, क्या तुम मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। लेकिन हिजू कुछ नहीं बोलती है। तब साउंड ऊंची आवाज में बोलते हुए कहता है, कुछ तो बोलो, आखिरकार एक हिचकी ही निकाल दो जैसे तुमने पहले किया। तभी साउंड को दोजे का कॉल आने लगता है। तब वो हिजू को अंदर भेज देता है, जहाँ कॉल पे दोजे बताता है और हमें उसका लोकेशन मिल गया है। और वो साउंड को बताता है कि उसका लोकेशन वहीं पे है जहाँ पे अभी आप हैं। जो सुन साउंड को हिजू की चिंता होती है, क्योंकि अगर किडनैपर यहाँ है तो हिजू खतरे में है और वो हिजू की तरफ दौड़ता है, लेकिन हिजू लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। तब साउंड सीढ़ियों के रास्ते जल्दी जल्दी नीचे जाने लगता है, जहाँ वो नीचे पहुँच कर देखता है कि हिजू पार्टी में बैठी हुई है। तब उसके जान में जान आता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ साउंड हिजू से पूछता है, क्या वो निशान तुम्हारे ऊपर अभी भी है। जहाँ हिजू को कुछ नहीं समझ आता है। तब साउंड उसके सामने बैठ जाता है और उसके कपड़े को थोड़ा सा उठाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हिजू के घुटने पे एक निशान था और ये निशान उसे बचपन में मिला था जब उसे एक कुत्ते ने काट लिया था। जिसके बाद साउंड कहता है, जब उस कुत्ते ने तुम्हें काटा था उस टाइम पे भी तुमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कब तक चुप रहती हो। फिर हम हिजू के बचपन का सीन देखते हैं,
जहाँ हिजू पढ़ाई कर रही होती है तभी उसके रूम में उसकी माँ आती है और उसे मारते हुए कहती हैं, मैंने सुना तुम न्यूज कास्टर बनना चाहती हो, एक गूंगी न्यूज कास्टर कैसे बन सकती है। फिर वो हिजू से कहती है, मैंने तुमसे बहुत बार बोला है तुम चेयरमैन और उनकी बेटी के सामने कभी भी बोल नहीं सकती हो, तुम ये मान लो तुम हमेशा के लिए गूंगी हो। जहाँ अपनी माँ की बातें सुन हिजू बहुत सैड हो गई थी और वो अपने घर से बाहर आ जाती है। जहाँ उसके घर के बाहर एक कुत्ता होता है और इस वक्त इस कुत्ते ने उसे काट लिया था और उस टाइम पे भी उसे साउंड ने बचाया था। और ये सब कुछ हिजू सोच रही होती है अपने बेड पर लेटे हुए। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हिजू अपने कलीग के साथ अपने मोबाइल को देख रही थी क्योंकि आज उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। तभी हिजू को एक मैसेज आता है और हिजू उस मैसेज को देखने लगती है। जहाँ उसके साथ बैठे सारे कलीग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही थी। तभी हिजू की कलीग किमसू उसके मैसेज को देखती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हिजू इंटरव्यू में पास हो गई थी। तब वो दूसरे सारे कलीग से बाहर चलने को कहती हैं और हिजू से कहती हैं कि ये खबर तुम्हें अपने फैमिली को बतानी चाहिए। जहाँ हिजू के आंखों में आंसू थे क्योंकि वो बहुत खुश थी। उनके जाने के बाद हिजू अपने मोबाइल में देखने लगती है कि आखिरकार उससे किससे मैसेज करना चाहिए। जहाँ वो अपने फैमिली मेंबर में साउंड को चुनती है। जहाँ वो साउंड को बताने के लिए मैसेज लिखती है कि मैं पास हो गई हूँ, क्या मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है ना। लेकिन वो कुछ भी मैसेज नहीं कर पाती है। फिर वो इमोजीज को देखने लगती है जहाँ उससे गलती से लव वाला इमोजी सेंड हो जाता है और वो घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। इधर हम देखते हैं कि साउंड ने उस मैसेज को देख लिया होता है जहाँ वो मीटिंग में होता है और उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने ये मैसेज क्यों भेजा है। जिसके बाद मीटिंग में उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस इमोजी के बारे में लग गया था। जिसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर वो खड़े होकर हिजू को भेजने के लिए अलग अलग तरह के मैसेज लिखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं भेज पाता। इधर हिजू भी परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे साउंड का मैसेज आता है जहाँ वो देखती है कि साउंड ने उसे बधाई दी है पास होने के लिए और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है। तभी वो उन सबसे पूछता है कि अगर किसी को नया नया जॉब मिला हो तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जहाँ दोजो उसे सूट और कपड़े गिफ्ट देने को कहता है। फिर हम हिजू को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसे साउंड मैसेज करता है कि इस जगह पे 6 बजे शाम को आ जाना। फिर हम साऊ और यूरी को देखते हैं जहाँ वो दोनों एक खाली पड़े हुए घर में आते हैं जो बिल्कुल खंडर लग रहा था। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तब यूरी पूछती है वो रूम कहाँ है जिसमें आप हमेशा खेला करते थे। और हमें पता चलता है कि इस घर में संगू पहले भी आया जाया करता था। फिर वो यूरी को लेकर एक रूम में आता है और वो यूरी को बताता है कि मुझे वो दिन बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, यहाँ पे मैंने जो देखा था। तो यूरी पूछती है क्या देखा था। तो सांग कहता है एक बिल्ली को। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हम 2 बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक संगू होता है और वो बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। जहाँ वो बता रहा होता है कि उस दूसरे बच्चे के हाथ में चाकू था और वो मुझसे बोल रहा था क्या हम लोग बिल्ली को चीर फाड़ कर एक खेल खेलें। जिसके बाद हम देखते हैं कि साहू उस रूम से बाहर निकल जाता है और वो बहुत डरा हुआ था। फिर हम यूरी और साहू को जाते हुए रास्ते में देखते हैं जहाँ साहू यूरी को बताता है कि जब मैं अनाथालय में था तब कुछ बच्चे वहाँ से गायब भी हो गए थे अडॉप्ट होने के तुरंत बाद ही, और ये बात मुझे बड़े होने के बाद पता चली और मुझे यही सब पता करना है आखिरकार उस समय पे हुआ क्या था। जहाँ उसकी बातें सुन यूरी पिघल जाती है और साऊ को बता देती है कि कुछ समय पहले साउंड तुम्हारे बारे में मुझसे जानकारी ले रहा था। तभी यूरी को किसी का मैसेज आता है और उससे पता चलता है कि हिजू इंटरव्यू में पास हो गई है। फिर हम हिजू को देखते हैं जो एक कपड़े के शॉप में आती है जहाँ हम देखते हैं कि शॉप की एम्प्लॉय उसे एक सूट के बारे में डिटेल्स बता रही होती है। फिर वो हिजू को उस सूट को ट्राई करने को कहती है। तभी हम लिफ्ट खुलने की आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं कि इन्हा भी उस दुकान पे आ गई थी। फिर रीना एक ड्रेस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ साउंड भी आ गया था। इधर हम देखते हैं कि हिजू कपड़े को पहनकर बाहर आती है जहाँ दुकान की एम्प्लॉय उससे बोल रही थी कि ये सूट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी साउंड भी पीछे से बोलता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर हम देखते हैं कि हिजू चेंज करके साउंड के पास आती है जहाँ साउंड हिजू से कहता है कि इस ड्रेस को भी ट्राई करो और हम देखते हैं कि ये ड्रेस बिल्कुल इना के जैसे था। फिर हम देखते हैं कि इना ड्रेस को चेंज करके बाहर आती है जहाँ उससे साउंड की आवाज सुनाई देती है। जहाँ वो देखती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर हम साउंड और हिजू को रास्ते में देखते हैं जहाँ साउंड पूछता है आखिरकार तुमने वो ड्रेस ट्राई क्यों नहीं किया। जहाँ हिजू से बताती है कि वो ड्रेस मुझे ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। तब साउंड उसके सामने आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम क्या जानती हो अपने बारे में। तभी साउंड एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है उस ड्रेस के बारे में क्या सोचा है। फिर हम देखते हैं कि साउंड उस दुकान में बैठा हुआ था। तभी उसे दोजे का कॉल आता है जहाँ वो साउंड को बताता है कि
रिकॉर्डिंग का पूरा एनालिसिस तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उस समय पता चला है कि वो रिकॉर्डिंग एक औरत की है। तभी हिजू उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है जहाँ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब वो हिजू के पास आकर कहता है तुम खुद को नहीं पहचानती हो, लेकिन ये आदत मैं तुम्हारी तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इना इन दोनों को उस दुकान के बाहर से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और उस रेस्टोरेंट का मेनू देख रहे होते हैं, जहाँ वो रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सान हिजू से कहते हैं मेरा नूडल्स से ही काम चल जाएगा। तब हिजू उससे कहते हैं मीठी और खट्टी पाव के साथ। तभी उसके मोबाइल पे साऊ का मैसेज आने लगता है, जहाँ सान उन मैसेज को हिजू को मोबाइल में देखने लगता है, जहाँ साऊ उसे बधाइयाँ दे रहा होता है इंटरव्यू में पास होने के लिए और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो शाम कहता है तुम वहाँ पे जाओ लेकिन मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक रेस्टोरेंट में होते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ शाम पूछता है तुम दोनों एक साथ कैसे यहाँ है। तो शाम कहता है तब तो तुम दोनों एक साथ क्यों हो। तो शाम कहता है हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग एक स्टोरी को कवर कर रहे हैं। यूरी ने मुझे बताया तुम मेरे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो शाम पूछता है कि इस स्टोरी को कवर कर रहे थे। तो यूरी उससे बताती है कि अनाथालय से बच्चे गायब हो गए थे उसके बारे में। तभी शाम यूरी को रोक देता है और कहता है हम लोग स्टोरी के बारे में इससे कुछ नहीं बता सकते हैं। और वो शाम से पूछता है आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे, लेकिन हिजू शाम को रोक देती है। तब शाम हिजू से कहता है मुझे खुशी है तुम्हें ये जॉब मिली, लेकिन तुम्हारा ड्रीम कुछ और था। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ हम हिजू को देखते हैं जब वो कॉलेज में थी और वो न्यूज कास्टर रूम में आई हुई थी अपना एप्लीकेशन देने के लिए। न्यूज कास्टर के लिए, न्यूज कास्टर का मतलब जो न्यूज के बारे में लोगों को बताए। फिर सीन प्रिजन में आ जाता है जहाँ साउंड से कहते हैं तुम पुरानी बातें अभी क्यों बोल रहे हो, जहाँ इन दोनों के बीच की बातें बढ़ने वाली होती हैं। तभी जो उन्हें रोक देती है, फिर वो वाइन पीती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम हिजू को बाहर देखते हैं, तभी उसे इना मैसेज करती है तुम कैसी हो, बहुत समय हो गया। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ यूरी कहती है हिजू को गए हुए बहुत समय हो गया। तभी साउंड बहाना बनाता है कि मैं आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है, यानी हिजू का कॉल, जहाँ हम देखते हैं कि उस समय हिजू बहुत ड्रंक होती है। जहाँ साउंड हिजू से पूछता है क्या तुमने हिजू का आवाज कभी सुना है। तो हिजू कहती है वो तो बोल ही नहीं सकती, तुम क्या बोल रहे हो। तब शाम पूछता है क्या तुम्हें पता है वो क्यों नहीं बोल सकती, क्या ये बात उस एक्सीडेंट से जुड़ा है जिसके बाद इन्होंने सुनने की शक्ति खो दी, जिसके बाद उसने सुनने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का सहारा नहीं लिया और ना ही साइन लैंग्वेज सीखा, हमेशा अपने साथ अपने छोटी बहन को घुमाती रही। फिर वो रोड के क्रॉसिंग पर रुक जाता है और कहता है आखिरकार ये सब कुछ इन्हा की वजह से हो रहा है। तब हिजू कहती है तुमने मुझसे पहले बोला था तुम हिजू को कभी नहीं छोड़ना चाहते हो, अगर इन्हा वापस आ गई तब क्या तुम यही करोगे। तब शाम कहता है बिल्कुल हाँ मैं यही करूंगा। तो हिजू इसका रीजन पूछती है और कहती है क्या तुम्हें उस पर दया आती है, लेकिन शाम उससे मना कर देता है और ट्रैफिक सिग्नल को देखते हुए रोड क्रॉस करने लगता है और क्रॉस करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, हिजू के बारे में। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक कार बहुत तेज बढ़ रही होती है, जहाँ हिजू भी इस कार को देख लेती है और शाम का नाम चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ती है और वो शाम को बचा लेती है। फिर हम उन दोनों को टेबल पे देखते हैं जहाँ वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। तभी शाम को ध्यान आता है कि हिजू ने मेरा नाम चिल्लाया था और वो हिजू से कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है, लेकिन हिजू उसे मना कर देती है। फिर हम हिजू को घर पे देखते हैं जहाँ वो खरीदे हुए ड्रेस को अपने अलमारी में रख रही थी। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाती है, जहाँ वो कॉल किडनैपर का होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट के ऑफिस में सभी नए जॉब आने वाले कैंडिडेट्स को बधाइयाँ दी जाती हैं। फिर हम हिजू और शान को एक रूम में देखते हैं जहाँ हिजू शान को साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि शान और उसकी पूरी टीम डिनर पे आई होती है। फिर शान मिस्टर पार्क से कहता है आपने पूरा मीट जला दिया और वो खुद ही मीट को पकाने लगता है। जो देख तभी चौंके हुए थे लेकिन बहुत खुश थे और हिजू भी बहुत खुश थी। तभी दोजे को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है, जहाँ इन सब की पार्टी जारी रहती है। तभी दोजे शान के पास आकर बाहर बुलाता है। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ दोजो उससे बताता है कि हमने रिकॉर्डिंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। फिर वो शाम को ईयरफोन देता है उस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए। फिर हम हिजू को बाथरूम में देखते हैं जहाँ वो बहुत घबराई हुई थी और हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब किडनैपर ने उससे कॉल किया था तब का, जहाँ किडनैपर हिजू से कहता है तुम चलते हुए कार के सामने आ गई। इसका मतलब ये काम भी किडनैपर का था और वो हंसते हुए कहता है तुमने कहा था तुम उसे तलाक देना चाहती हो, क्या तुम्हारा मन बदल गया। तो हिजू कहती है तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं। तो किडनैपर कहता है मैं शाम को बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में मैं ही एक हूँ
जो उस साले को अच्छी तरह से जानता है वो कैसा आदमी है, और वो हीजू को बता देता है कि बहुत जल्द साउंड को सब कुछ पता चल जाएगा। इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ओरिजिनल ऑडियो सुनने के बाद साउंड शॉक में चला गया था, क्योंकि उसे शक हो रहा था ये आवाज हीजू का तो नहीं है। और वो हीजू को रेस्टोरेंट पे अंदर देखते हुए हंसने लगता है और दोजेस कहता है मैं तुम्हें एक और रिकॉर्डिंग भेजूंगा, दोनों को मैच करना। फिर वो अंदर आ जाता है और ड्रिंक करता है। फिर हम देखते हैं कि साउंड बहुत ड्रंक होता है, जहाँ उसके एम्प्लॉय उसे कार में बैठाकर उससे घर भेज देते हैं और वो सब भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साउंड अपने घर के पार्किंग में होता है, जहाँ ड्राइवर उससे उठने को कहता है, लेकिन साउंड ड्राइवर को घर जाने को कह देता है। फिर हम देखते हैं कि यूजू भी वहाँ आ जाती है और वो साउंड को उसके कार में देख लेती है। तब वो साउंड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। तब वो साउंड को लेकर खुद ही घर आ जाती है, लेकिन साउंड भारी होता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस गड़बड़ा रहा था और वो गिर जाती है। यहाँ साउंड का मोबाइल भी नीचे होता है और हम देखते हैं कि डोजे उससे मैसेज करता है कि हमें उन दोनों रिकॉर्डिंग का रिजल्ट मिल गया है और वो 99% मैच करता है। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए होते हैं और साउंड क्लिप पे हीजू का लिप्स होता है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। When the phone rings के छठे एपिसोड में हम साउंड के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ उसे कोई पानी में डुबो रहा होता है और उसने एक रिंग पहनी होती है। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ साउंड सपना देख रहा होता है और उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ वो देखता है कि हीजू उसकी बाहों में सोई है और वो उठना चाहता था। तभी हीजू की नींद खुल जाती है और वो दोनों नर्वस होकर फटाक से उठ जाते हैं। फिर हम साउंड को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ वो फ्रेश हो रहा होता है और याद कर रहा होता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। फिर हम हीजू और साउंड को ब्रेकफास्ट टेबल पे देखते हैं, जहाँ साउंड हीजू से पूछता है कल रात को कुछ हुआ था क्या, जिस पे हीजू मुस्कुराने लगती है, जिस पे साउंड और नर्वस हो जाता है। तो हीजू उसे कहती है क्या मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। जहाँ इसकी ये बात सुन साउंड बहुत नर्वस हो रहा होता है कि आखिरकार कल रात में क्या हुआ था। तभी उसको मोबाइल पे दोजे का कॉल आ जाता है और वो रूम में आ जाता है, जहाँ साउंड दोजे से पूछता है जो मैंने तुमसे कहा था वो काम हुआ। तो दोजे कहते हैं कि आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने आपको रात में ही बता दिया था। तब साउंड उसका मैसेज देखता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर हम दोजे और साउंड की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ दोजे साउंड को बता रहा होता है कि शुरू से अब तक जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से कुछ एक्सीडेंट किसी और ने किए हैं, किडनैपर ने नहीं। तो साउंड कहता है ये मुझे पता है और दोनों अलग अलग हैं। तो दोजे कहता है मुझे लगता है आपको पता है वो कौन है। तो साउंड कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर हम हीजू को देखते हैं, जो ऑफिस आ गई थी और साउंड के रूम में जाती है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए, जहाँ साउंड पेपर पे लिख रहा होता है उसे आज हीजू से क्या क्या सीखना है। तब हीजू साउंड के लिखे शब्द के हिसाब से उसे साइन लैंग्वेज सिखाने लगती है कि किसी को माफ कैसे किया जाता है। लेकिन साउंड उन सब से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो हीजू से गुस्सा होता है। फिर हम साउंड के डैड को देखते हैं, जिनके पास उनका आदमी बताता है कि इन्हें वापस आ गई है कोरिया। फिर हम साउंड की माँ को देखते हैं, जो बहुत दारू पी रही होती है और ड्रंक होती है। तभी उनके पास साउंड के पापा आकर उनसे कहते हैं इन्हें वापस आ गई है, तुम्हें उससे बात करना होगा। जहाँ वो देखते हैं कि वो बहुत नशे में होती हैं
तो सावन की माँ कहती है मैं नशे में हूँ क्योंकि मैं आज का दिन नहीं भूली हूँ। तो सावन के पापा कहते हैं मैं भी आज का दिन नहीं भूला हूँ। आज के दिन 20 साल पहले जो भी हुआ था मैं कभी नहीं भूल सकता। तो सावन की माँ कहती है सब कुछ तुम्हारे पापा के हिसाब से हुआ था उस टाइम पे। फिर हम फ्लैशबैक में 20 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ सावन की माँ एक बच्चे को किसी रूम में बंद कर देती हैं जहाँ प्रिजन में ये सोच वो रो रही होती हैं। फिर हम मीजू को देखते हैं जहाँ वो हिना से मिलने एक्वेरियम शो में आई थी। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देख रहे हैं जब हिजू इनके घर पहली बार आई थी तब हिना इनसे मिलना भी नहीं चाहती थी। रीजन में हिजू हिना के पास आ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि हिना हिजू को देखकर बहुत खुश होती है जो देख हिजू तो चौंक गई थी। फिर हम उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ हिना हिजू से अपने बचपन की बातें कर रही होती है जहाँ हमें पता चलता है कि जब हिना आउट ऑफ कंट्री थी तब उसने वहाँ पे अपनी सर्जरी कराई थी जिसके बाद उसकी सुनने की शक्ति आ गई थी। जिसके बाद वो हिजू से कहती है अब तुम भी बात कर सकती हो लोगों से, तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन हिजू हिना से पूछती है क्या तुम्हें पता था? तो हिना कहती हाँ मुझे पता था, तुम मेरी वजह से गूंगी हो गई। फिर हम देखते हैं कि हिजू वहाँ से गुस्सा होकर जा रही होती है। तब हिना उससे रोकते हुए कहती है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन वो समय मेरे लिए भी बहुत खराब था और मुझे कोई चाहिए था जो मेरे साथ साथ सफर करे और मैंने तुम्हें चुना। लेकिन हिजू उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ हिना उससे मैसेज करती है कि क्या तुम सावन को अच्छी तरह से जानती हो। और हम देखते हैं कि उसने हिजू को बता दिया होता है कि सावन ने तुम्हें चुना था मेरे बदले, जिसके बाद उसने मुझे जाने दिया। इधर घर पे हम सावन को हिजू के रूम में देखते हैं क्या वो हिजू के रूम को सर्च कर रहा होता है ताकि उसे कुछ ना कुछ मिल जाए लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी हम देखते हैं कि हिजू भी घर आ गई थी। इधर साउंड हिजू के ड्राइवर को चेक कर रहा होता है तभी वहाँ हिजू आ जाती है और उसे रोक देती है। तो साउंड कहता है मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो हिजू उसके मोबाइल पे कॉल करती है और उसका मोबाइल उसके रूम में होता है। तभी साउंड देखता है कि एक कैरी बैग में कुछ रखा है और वो उसे निकालता है जहाँ वो हिजू की लिंगरी होती है। जो देख साउंड कहता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है? जहाँ हिजू के तो होश ही उड़ गए थे और वो साउंड से इसको छीनने लगती है। तभी ये दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी साउंड को याद आता है कि कल रात को इन दोनों ने किस किया था और वो नर्वस होकर वहाँ से उठ के भाग जाता है। तब हिजू किडनैपर का मोबाइल चेक करती है जहाँ 9:30 बज गए थे। फिर हम साउंड को देखते हैं जो घर से बाहर आ गया था और रनिंग कर रहा था। तभी 10 बजते हैं हिजू उसे कॉल करती है। तो सावन हिजू से कहता है हम लोग कितने दिनों से बात कर रहे हैं लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। जो सुन हिजू कहती है तो हम लोग एक दूसरे से एक एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। तब साउंड कहता है हम लोग सिर्फ सच्चाई बोलेंगे। तो हिजू पहला सवाल पूछती है कि शादी से पहले तुम हिना से मिले थे और तुम्हारी कोई डील हुई थी? तो साउंड कहता है हाँ। फिर साउंड पूछता है क्या तुम अभी भी हिजू को धमकी दे रहे हो? तो हिजू कहती है मैं उसे धमकी दे रहा था और नहीं भी। फिर वो अपना सवाल पूछती है क्या तुमने हिना के जगह पे हिजू को रखा था एक होस्टेज की तरह शादी करके? तो साउंड कहता है ये सच है लेकिन जब मैं बच्चा था मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था और उस टाइम पे मुझे हिजू को देख बहुत आराम मिलता था लेकिन उस लड़की के पास कोई नहीं था, वो अपने ही घर में जेल में रहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर वो मेरे साथ हो जाए तो वो अपने जेल से बाहर आ सकती है लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद उसके लिए जेल बन जाऊंगा। वो हमेशा यही सोचती होगी कि इस आदमी ने उसके साथ क्यों शादी किया एक गूंगी के साथ और वो मुझे हमेशा से तलाक देना चाहती होगी। फिर वो उससे अपना सवाल पूछता है क्या हिजू अभी भी तलाक चाहती है? जहाँ हिजू की आंखों में आंसू थे उसकी बातें सुनकर। तब हिजू कहती है वो नहीं चाहती है कि उसकी उम्मीद बढ़ जाए और किसी दिन टूट जाए, इसीलिए अलग होना ही ठीक होगा। तब साउंड कहता है अगर हिजू मेरा प्यार मेरा साथ चाहती है तो मैं उसे ये सब कुछ दे सकता हूँ अगर वो चाहती है तो हिजू कहती है तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, तुम्हें तो कुछ मतलब नहीं था उससे। तो साउंड कहता है शुरू से ही हिजू ये शादी नहीं चाहती थी, मैंने उसे अपने पास रखा खुद के लिए और मैं ये सोचता था कि वो कोई ना कोई दिन होगा जब वो मेरे से दूर जाना चाहेगी तब मैं उससे जाने दूंगा। जो सुन हिजू कहती है इसीलिए तुम उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे? तो साउंड कहता है लेकिन अगर हिजू चाहती है मैं उसे प्यार करूं तो मैं सब कुछ दूंगा उसे, लेकिन मुझसे वादा करो अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम फिर से मुझे कॉल नहीं करोगे। तो हिजू कहती है ये तुम्हारे ऊपर है और फोन कर देती है। फिर हम सावन के टीम मेंबर्स को देखते हैं जहाँ वो किसी पिकनिक पे जा रहे होते हैं। फिर हम बस को देखते हैं जिसमें सब लोग बैठ जाते हैं
जहाँ हिजू के पास आकर एक एम्प्लॉय बैठ जाता है। तभी हिजू साउन को देखती है जो जलन के मारे रोस्टेड चिकन हो गया था, और वो उस लड़के से कहता है मुझे कार में उल्टी होती है तो मुझे ये वाला सीट चाहिए, और उससे पीछे ढकेल कर खुद बैठ जाता है। फिर हम सांगू और यूरी को देखते हैं जो मॉल से बहुत सारे स्नैक्स की शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर हम हिजू को अनाथालय में देखते हैं जहाँ वो अनाथालय के बच्चों को अपना सिग्नेचर करके दे रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जहाँ वो अपने साथ एक फोटो एल्बम लाई होती है, और वो उसे वो एल्बम दिखाने लगती है जिसमें सांगू के बहुत सारे फोटोज थे। तभी वहाँ सांगू आ जाता है और वो एल्बम छीन लेता है। तभी उस एल्बम से एक फोटो नीचे गिर जाता है जो सांगू को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सांगू और यूरी उस फोटो के बारे में नन से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहाँ नन को कुछ याद नहीं होता है क्योंकि उनके पास इनकी कोई डिटेल्स नहीं थी। जो सुन यूरी कहती है इसका मतलब इन बच्चों के बारे में किसी को नहीं याद है। तब सांगू कहता है मुझे 3 बच्चे याद तो हैं जो गायब हो गए थे। तभी नन कहती है मुझे जितने याद है गायब हुए 4 बच्चे थे, और वो उन फोटो में से एक बच्चे के बारे में बताती हैं जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं। तभी हम किडनैपर को देखते हैं जिसके पास उसके मास्टर का मैसेज आता है जहाँ उसके मास्टर बोलते हैं कि प्लान चेंज हो गया है, वो काम आज करना है। फिर हम साउंड के बस को देखते हैं जिसमें सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ लोग सोए थे, जहाँ हिजू भी सोई थी। तभी वो साउंड के कंधे पे सो जाती है, जहाँ साउंड ये देख अपने आसपास देखने लगता है कि किसी ने देखा तो नहीं, जहाँ वो हिजू को देख बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब पिकनिक जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ वो लोग गेम खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर खान सबको गेम के बारे में बता रहे होते हैं कि इस गेम में 2 लोग हिस्सा लेंगे, वो भी प्लेयर बन के। तभी एक एम्प्लॉय हिजू से कहता है हम लोग टीम बन जाते हैं, जिस पे साउंड उसे मना करते हुए खुद हिजू के साथ टीम अप कर लेता है। फिर साउंड मिस्टर कांग से प्राइज के बारे में बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था, तो साउंड खुद ही डिसाइड करता है कि प्राइज वही चूज करेगा जो जीतेगा। यहाँ पहला गेम रस्सी कूदने का होता है। यहाँ पहली टीम रस्सी कूदना स्टार्ट करती है। इधर साउंड हिजू को बताता है कि मैं पहले जाऊंगा, उसके बाद तुम धीरे से आ जाना। तभी पहली टीम गलती कर देती है और बाहर हो जाती है। फिर साउंड की टीम की बारी थी जहाँ वो रस्सी कूदने आता है, लेकिन सेकंड टाइम पे ही गलती कर देता है और बाहर हो जाता है, जहाँ हिजू तो उसे देख ही रह गई थी। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जहाँ हिजू साउंड से कहती है मैं पहले जाऊंगी, मेरे पीछे पीछे तुम आ जाना। फिर हिजू रस्सी कूदने जाती है और साउंड को बुलाने लगती है। फिर वो दोनों एक साथ रस्सी कूदने लगते हैं जहाँ वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम दूसरे गेम के बारे में देखते हैं। इस गेम में 3 पैर के साथ दौड़ लगाना है, जिसका मतलब दोनों लोगों को एक एक पैर को एक साथ बांध दिया जाएगा। फिर उनकी ये रेस स्टार्ट होती है जहाँ हिजू और साउंड का बैलेंस बहुत अच्छा था और वो दोनों जीत जाते हैं। यहाँ जीतने के बाद साउंड से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होता है और वो हिजू को बाहों में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है, जो देख उसके सारे एम्प्लॉय चौंक गए होते हैं ये क्या हो रहा है। तभी वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं और जहाँ साउंड प्राइज के तौर पे एक साथ फोटो खिंचवाने को चुनता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो भी एक दूसरे के हाथ से हार्ट बनाकर, और ये सीन बहुत मस्त था। फिर हम देखते हैं कि वो सब के सब हाइकिंग कर रहे होते हैं जहाँ उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन साउंड और हिजू सबसे ऊपर जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उनकी पूरी टीम भी आ जाती है। तब वो सब एक साथ मिलकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो मिस्टर कांग कहते हैं हम लोग एक साथ ग्रुप फोटो लेंगे। यहाँ ग्रुप फोटो लेते समय वहाँ पे कुछ औरतें आ जाती है जो साउंड को पहचानती थी, और वो जबरदस्ती साउंड के साथ घुस जाती है एक साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगती है और हिजू पीछे जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे होती है। तभी एक एम्प्लॉय चिल्लाती है और साउंड को बताती है कि हिजू नीचे गिर गई है। जिसके बाद साउंड की हालत खराब हो गई थी और वो हिजू का नाम चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सर्च टीम आ गई होती है और ड्रोन के मदद से हिजू को ढूंढने लगती है। जहाँ कितना भी सर्च करने पे साउंड और उसकी टीम को कुछ नहीं मिल रहा था। जहाँ साउंड हिजू को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। जहाँ साउंड बहुत डरा हुआ था और रात भी हो जाती है, लेकिन अभी भी खोज जारी रहती है। अभी हम हिजू को देखते हैं जो एक पत्थर के किनारे बेहोश पड़ी थी और उसे होश आता है, जहाँ उसके शरीर पे कहीं कहीं चोट लगी थी और वो दर्द में होती है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जब हिजू कॉर्नर पे थी तब उसे किसी ने धक्का दिया था। तब हिजू अपना मोबाइल देखती है जहाँ उसके मोबाइल के ऊपर खर्चे हो गए थे। फिर हिजू अपने बैग से किडनैपर वाला मोबाइल निकाल कर
हॉस्पिटल को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। तभी उसे किडनैपर की बात याद आती है, जहाँ किडनैपर ने उसे बताया था कि इस मोबाइल से सिर्फ साउंड को ही कॉल लग सकता है। इधर हम साउंड को देखते हैं जो पागलों की तरह जंगलों में हिजू को ढूंढ रहा होता है। फिर हम हिजू को देखते हैं जो बहुत तकलीफ में थी और वो किडनैपर के मोबाइल को देखते हुए सोचती है, आखिरकार मैं पकड़ी जाऊंगी, वो भी इस तरीके से, मैंने ये नहीं सोचा था। और वो शाम को कॉल करती है। इधर शाम को मोबाइल पे उसका कॉल आता है और शाम जल्दी से उठा लेता है और उठाते ही वो हिजू का नाम लेता है, लेकिन वो जल्दी से पलट जाता है और उससे पूछता है हिजू कहाँ है और कैसी है। तो हिजू कहती है तुमने बोला था लाश बनने पे कॉल करना, तो वो जल्दी ही बनने वाली है, उसे आओ ले जाओ। जहाँ शाम को पता होता है कि वो हिजू है, लेकिन वो नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है और जानते हुए भी हिजू से उसका लोकेशन पूछता है, लेकिन हिजू को लोकेशन नहीं पता था। तो शाम कहता है ध्यान से हिजू को बता देना, मैंने उसके बैग में एक रॉकेट रखा है जो आकाश में उड़ा देगी, तो हम लोग जान जाएंगे वो कहाँ पे है। हिजू को बताओ और उससे कहो ये यूज करे। यहाँ हिजू अपने बैग को खींचने की कोशिश करने लगती है। यहाँ साउंड बोल रहा होता है जल्दी करो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लगता है डर के मारे मैं मर जाऊंगा। इधर हिजू उस रॉकेट को उड़ा देती है जो साउंड देख लेता है। जहाँ साउंड बोल रहा होता है कि हिजू से कहना डरे नहीं, मैं उसके पास जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ। जहाँ साउंड जंगलों में दीवानों की तरह दौड़ रहा होता है हिजू की तरह। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।